नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। आज तारीख है 10 अगस्त और ये है आपका अपना शो गांव का प्राइम टाइम। और आज की बड़ी खबरों में है दिल्ली का चावल घोटाला, गुजरात के मोरबी पहुंचे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, आदिवासी किसानों के साथ धरने पे बैठे बीजेपी सांसद, फिर खबरें बिहार के बेगूसराय से जहां गंगा का कटाव बन गया है किसानों के लिए दहशत का सबब, फिर मखाने को लेकर भी खबर बिहार से कि मखाना जो है बिहार का ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, और आखिर में फैक्ट ऑफ द डे में आपको बताऊंगी एनालॉग पनीर पर बैन और इससे जुड़ी पूरी कहानी। तो भाई बुलेटिन की पहली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में चल रहा है सब्सिडी वाले चावल को लेकर विवाद। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के गरीबों और जरूरतमंदों को बांटने के लिए एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सस्ता चावल लेने की प्रोसेस शुरू की दिल्ली की बीजेपी सरकार ने, लेकिन चावल गरीबों तक पहुंचाने की बजाय कथित तौर पर हरियाणा की एक प्राइवेट कंपनी को खुले बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचने की योजना बनाई। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इसमें असम की नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन नाम की संस्था शामिल थी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस संस्था ने दिल्ली में गरीबों और राशन कार्ड से बाहर लोगों को चावल बांटने के लिए दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के विभाग से संपर्क किया। इसे लेकर इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उसका एक हिस्सा आप ये देखें। सौरभ भारद्वाज की बात कर रही हूँ, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए उन्होंने क्या बोला है पूरे मामले पर। रेखा गुप्ता की सरकार इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रही है कि आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जो भ्रष्टाचार हम बता रहे हैं इसकी प्लानिंग इस साल के शुरू में की गई और प्लान था कि आने वाले 3 सालों में हर हफ्ते दिल्ली के गरीब लोगों के हक के हर हफ्ते 31,000 मीट्रिक टन चावल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से लिया जाए, मगर वो चावल गरीबों तक ना पहुंचे, वो चावल हरियाणा की एक प्राइवेट कंपनी के अंदर दुगने दामों में बेचा जाए। अब इस मामले पर दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिख दिया। आप देख रहे हैं ये, मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि आप यानी आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और संजीव झा को 24 घंटे में यह आरोप वापस लेकर सार्वजनिक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। आप देख रहे हो उनकी पोस्ट। और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल बीजेपी का कहना है कोई चावल घोटाला नहीं हुआ और आप राजनीतिक फायदे के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। दोनों पक्ष मैंने आपको बताए, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस विवाद में आगे क्या अपडेट सामने आता है और ये आरोप कितने सच और झूठ साबित होते हैं। फिलहाल जो एक्स है उस पर तो आरोप प्रत्यारोप और वार चल रहा है। अब है खबर गुजरात के मोरबी से। मोरबी में लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार वो बुलेटिन में खबरें बताई हैं। अब इस आंदोलन को पंजाब के किसानों का भी सपोर्ट मिल गया और इसके अलावा बीकेयू के राकेश टिकैत भी समर्थन में मोरबी खुद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा हम भी किसानों के साथ हैं, जरूरत पड़ी तो दिल्ली का घेराव भी करेंगे, और ये भी कह दिया कि किसानों को हर जिले में साथ आके संगठन बनाना चाहिए। ये भी साफ कर दिया कि सरकार का जारी किया गया सर्कुलर नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा इन किसानों को मिलना चाहिए। क्या बोल रहे राकेश टिकैत मंच से, आप सुनो। आप बधाई के पात्र हैं कि जिस गुजरात से आवाज भी नहीं आ रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टी है वे भी अपने घर में बैठ ली और उसके बाद में भी किसान यहाँ पर संगठित हुए और अपनी आवाज उठाई। क्योंकि तो व्यापारी हैं, कंपनी वाले हैं, तार खंभे आपके बीच से डालकर चले जाएंगे। बता दें कि 8 और 10 लाइन के आसपास जा रही है यहाँ से, जिसके खेत में जाएगी और जिसके ऊपर को लाइन जाएगी वो तो किसान बर्बाद ही होगा, वो बचेगा ही नहीं किसान। उसमें करंट भी आता है, जब उसके खेत के नीचे वहां पे खेत में काम करते हैं, नीचे पानी भरा रहेगा और ऊपर वो लाइन चलेगी तो उसमें करंट आता है।
वैसे अगर आप भूल गए हो कि क्या हुआ था गुजरात के मोरबी में, क्यों कर रहे हैं आंदोलन, तो बता दूं, गुजरात के मोरबी जिले में किसान निजी बिजली और ट्रांसमिशन कंपनियों, खास तौर पे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने जो खेतों में हाई वोल्टेज और ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। आरोप ये है कि किसानों की मंजूरी, सहमति के बिना खेतों में खंभे लगाए जा रहे हैं और इसके एवज में जो मुआवजा उन्हें ठीक मिलना चाहिए वो भी बहुत कम दिया जा रहा है। लेकिन अब जब किसान संगठित हो रहे हैं, राकेश टिकैत पहुंच गए हैं, पंजाब के किसान भी सपोर्ट करें, तो ये आंदोलन बड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई सुनवाई वाली बात सामने नहीं आई। अब खबर है आदिवासी किसानों से जुड़ी। नर्मदा जिले के खोपी गांव में जंगल जमीन पर खेती को लेकर विवाद जो चल रहा है वो अब बड़ा हो रहा है। आदिवासी किसानों के खेती के अधिकार के समर्थन में बीजेपी के सांसद मनसुख वसावा और विधायक डॉक्टर दर्शनबेन देशमुख भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरा धरने पर आकर बैठे हैं आदिवासी किसानों के साथ और बोले हैं कि भाई इन आदिवासी किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस जमीन पे लंबे समय से खेती का वो दावा कर रहे हैं उन पर नियमों के मुताबिक उचित फैसला होना चाहिए। पूरा ये मामला क्या है, इस पे वन अधिकारी ने हमें बताया कि आखिर क्यों फंसा है ये पेच, तो आप सुनो क्या बोले। ये एक्चुअली इशू इसलिए हो रहा है कि ये सरहदी बॉर्डर वाला इलाका है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सूरत जिला में लगता है और बगल में नर्मदा जिला है। और इसमें ऐसा है कि जो लोग जिनके साथ इशू हो रहा है वो कागबारा जिले के और जो लैंड है वो उमरपाड़ा की। तो यहाँ की जो ग्राम सभा है उनसे अभी तक कोई रिटर्न में इनको परमिशन नहीं मिली है। ग्राम सभा का कोई ठहराव नहीं है इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये 2005 से पहले यहाँ खेती करते थे। तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो ग्राम सभा के ठहराव पे होता है कि अगर ग्राम सभा उसको सर्टिफाई कर दे। तो यहाँ की ग्राम सभा ने, जो उमरपाड़ा की ग्राम सभा है, उन्होंने सागबारा वालों को सर्टिफाई नहीं किया, उनको ठहराव नहीं दिया और उसी आधार पे ये चल रहा है। अब ये सुनिए कि आदिवासी अधिकारों के लिए खुद किसानों के साथ धरने पर बैठे बीजेपी के जो सांसद हैं मनसुख वसावा, वो क्या बोले कि भाई आ जंगलની જમીન જે છે સાગબારાના લોકો પાસેથી ઝૂંટવી લઈ તો એ પાછા ઉમરપાડાને તો મળવાની જ નથી, આદિવાસીને તો કોઈને મળવાની જ નથી। જંગલ ખાતું એટલે પ્લાન્ટેશન કરવાનું છે અને 2 વર્ષ પછી ઉમરપાડાનો વારો આવશે આવો તો આદિવાસીને ડરાવી ધમકાવીને પટાવી ફોસટીને આદિવાસીમાં ભાગલા પડાવી અને જંગલની જમીન હડપ કરવા માંગે છે વિભાગ, એની સાથે અમને સખત નારાજગી છે। अब आई है खबर बिहार के बेगूसराय से। यहाँ महेंद्रपुर गांव में पिछले 25 दिनों से गंगा में भयंकर कटाव हो रहा है और इससे लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण जो हैं गांव के जो लोग हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में समा गई है और अब गांव पे भी खतरा मंडरा रहा है। देखो आप विजुअल देख रहे हो कैसे डर के साए में जी रहे हैं यहाँ के लोग और क्या कह रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि कब क्या डूब जाएगा, इतना ओवरफ्लो हो रहा है गंगा का पानी। देखो कितने दिनों से कटाव हो रहा है यहाँ? 25 दिनों से कटाव हो रहा है। जब से वाटर लेवल बढ़ा है गंगा का तब से कटाव हो रहा है और हम पत्रकार महोदय आ रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सरकार के संज्ञान में, और 2 लीडर आए, प्रतिपक्ष के ही लीडर आए, क्या कहते हैं, वर्तमान विधायक नरेंद्र कुमार सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री अवधेश राय जी कल आए थे और आकर उन्होंने जाकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आवाज उठाया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने एसडीओ और जेई को भेजे। अब करते क्या है श्रीमान, यहाँ गांव के लोग तो इतने डरे हैं कि रात में 12 बजे 1 बजे रात में जिनका नींद टूटता है वो टॉर्च लेकर आते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, कटाई जारी है अथवा रुका हुआ है। इस तरह के माहौल में जीना हो रहा है और लोग पूरे वो जो पिछला काम है महेंद्रपुर प्रोटेक्शन वर्क, उससे लोग भयभीत है कि वो काम पुराना पड़ चुका है, उसका जल्ला उल्ला सब सड़ चुका है और हम नहीं बच पाएंगे। फिर से एक खबर, ये बिहार से अच्छी खबर है कि बिहार के जो मशहूर जीआई टैग वाले मिथिला मखाना है वो अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है। पहली बार 18 मीट्रिक टन मखाने की बड़ी कमर्शियल खेप समुद्र के रास्ते सीधे ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है।
दरभंगा और मधुबनी के किसानों से सीधा मखाना खरीदा गया और बिहार के बिहटा में इसकी पूरी पैकेजिंग हुई। और आप नहीं जानते तो बता दूं कि भारत में पैदा होने वाले मखाने का करीब 85% हिस्सा बिहार से आता है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा ये सारे इलाके हैं जहां तालाब में मखाने की खेती होती है। और भारत ने 2025-26 में 20 से ज्यादा देशों को 7,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मखाना एक्सपोर्ट किया है। तो बढ़िया बात है, बिहार का मखाना पहुंच रहा है विदेशों में। ऑस्ट्रेलिया में जारी की गई है बड़ी अभी खेप। तो उम्मीद यही है कि इस सबसे किसानों को बढ़िया आमदनी मिलेगी, ज्यादा दाम मिलेगा। अब बात है फैक्ट ऑफ द डे की। तो भाई इस समय एनालॉग पनीर जो है खूब चर्चा में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात तीनों स्टेट में एनालॉग यानी नॉन डेयरी पनीर, एनालॉग यानी नॉन डेयरी पनीर पर बैन लग गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो पनीर इन 3 राज्यों में गलत है, 3 राज्यों में बैन लग गया, वो पूरे बाकी के देश में क्यों बिक रहा है, उस पर बैन क्यों नहीं लग रहा? तो इसी की बात आज आपको फैक्ट ऑफ द डे में बता रही हूँ। तो पहले आप ये जानो कि एनालॉग पनीर होता क्या है। एनालॉग पनीर वो है जो दूध से बने पनीर का एक ऑप्शन है। मतलब ये दूध से नहीं बन रहा, ये बन रहा है वनस्पति तेल से, फैट से, पाम ऑयल से, स्टार्च से, सोया से या जो दूसरे प्लांट प्रोटीन होते हैं उनसे। ठीक है। इसके अलावा स्वाद और पनीर जैसी बनावट देने के लिए इसमें स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर और फ्लेवर जैसी सामग्री मिलाई जाती है। इसका रंग, स्वाद और बनावट कई बार असली पनीर जैसा होता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अंतर नहीं कर पाते। लेकिन जब इन तीनों स्टेट्स में ऐसे मामले सामने आए कि खराब एनालॉग पनीर पकड़ा गया, मिलावटी पकड़ा गया, तब बड़ी कार्रवाई हुई और बैन हो गया। अब इस मामले में FSSAI ने भी नियम बनाए। इसके अनुसार दूध के फैट या प्रोटीन की जगह गैर डेयरी सामग्री जैसे पाम ऑयल, फैट या प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया अगर पनीर बनाने में, तो इसकी जानकारी पूरी लेवल पर साफ साफ लिखी होनी चाहिए। जिन डेयरी एनालॉग के लिए अलग पहचान मानक नहीं है, उनके लेवल पर एनालॉग लिखना जरूरी है। अब जब 3 राज्यों में एनालॉग पनीर बैन हो गया है, तो एक्सपर्ट से भी हमने पूछा कि क्या बाकी जगहों पे जरूरत नहीं है। तो सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता, उन्होंने बताया कि एनालॉग पनीर को लेकर पूरे देश में जांच और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ उसके नाम से सुरक्षित या असुरक्षित नहीं माना जा सकता, उसकी जो सामग्री है जिससे वो बना है और उसकी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। अगर किसी एनालॉग पनीर में खराब क्वालिटी वाले फैट, मिलावटी सामग्री, असुरक्षित एडिटिव और निर्धारित मानकों से बाहर की चीज इस्तेमाल हुई है, तो उसका लगातार आप सेवन करते रहोगे तो भाई हेल्थ पे आपकी असर पड़ेगा। तो ये तो डॉक्टर ने, एक्सपर्ट ने बता दी बात। अब सेहत को बचाने के लिए आपको क्या करना है ये बता देती हूँ, क्योंकि आपके स्टेट में शायद बैन नहीं हुआ है। तो पैकेट पर एनालॉग या नॉन डेयरी लिखा है या नहीं चेक कर लें। किस तरह का फैट या तेल इस्तेमाल हुआ है देखें, लिखा होगा पढ़ें। FSSAI लाइसेंस की जानकारी भी जांच लें। पैकिंग और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। पैकेट फूला हुआ ना हो, खराब ना हो और उसमें कुछ भी आपको डाउट ना हो रहा हो तभी खरीदें। और होटल और रेस्टोरेंट में जो पनीर की आप डिश लेते हैं, जरूरत पड़ने पर पूछें जरूर कि उसमें डेयरी पनीर इस्तेमाल हुआ है या एनालॉग, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप पनीर की डिश ऑर्डर करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं। तो पूछें जरूर, क्योंकि ये कई मामलों में अगर सामग्री खराब है तो हार्मफुल भी, नुकसानदायक भी हो सकता है। बुलेटिन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।